हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ पीसीएस सारथी चैनल में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम कक्षा 10वीं यानी क्लास 10th में ही हम लोग चैप्टर 3 जो कि है आपका मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख के बारे में हम चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, उसको एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे और कुछ अगर इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एमसीक्यूज में नहीं है लेकिन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है तो वो भी हम देखेंगे। इसके पहले क्वेश्चन है कि आपने पुरानी क्लास का होमवर्क किया है या नहीं किया है। प्लीज रेगुलरली करिए क्योंकि एक साथ अगर सब पाइल ऑन हो जाएगा तो फिर आपको भी डिफिकल्टी होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल एक बार एनसीईआरटी से नजर मारेंगे ताकि अगर कोई ग्राफ्स हैं, कोई चार्ट्स हैं जो आपको नहीं समझ में आ सकते तो वो हम वहां से एक बार समझेंगे। ओके, तो अगर आप अपना चैप्टर 3 डाउनलोड करेंगे एनसीईआरटी का तो ये ऐसा कुछ आपको दिखेगा जहाँ पे ऐसे सिक्के बने हुए हैं 5 रुपए के, 10 रुपए के, 1 रुपए के और यहाँ पे मनी एंड क्रेडिट लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग जो आती है वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बताया कि पैसा कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आसपास का जमाना देखो, अपने आसपास भी अगर देखोगे आप तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे आइटम आप देख सकते हो, पेन, पेंसिल, लैपटॉप, फोन, जो भी चीजें हैं। ठीक है, और इन सारी चीजों को खरीदने के लिए आपने क्या यूज किया? पैसा। ठीक है, मनी। आप दुकान पे गए, आपने बोला मुझे लैपटॉप चाहिए, आपने वहां पे कुछ पैसे दिए उनको और वो दुकान वाले ने उस पैसे के बदले में आपको आपका लैपटॉप, फोन, जो भी आपने मांगा था वो दिया। ठीक है, इनफैक्ट जो सेवाएं होती है, देखो ये तो हो गई गुड्स, वस्तु। ठीक है, इवन अगर हम सेवा की बात करें कि आप किसी डॉक्टर के पास गए तो आपको भी पता है कि डॉक्टर की फीस तो थोड़ी आजकल बढ़ती ही जा रही है। तो आप क्या करते हो कि मैं बीमार हूँ, मुझे थोड़ी सी जरूरत है, तो आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो वो बेसिकली आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है, 200, 400, 600, 800 जो भी है। तो उसमें में क्या हो रहा है कि बेसिकली आप पैसा यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर एक चीज वो बोल रहे हैं कि कई बार आपने देखा होगा पुराने जमाने में, एक्चुअली ऐसे मम्मी पापा आपके बहुत कहते होंगे कि जैसे उनको चावल चाहिए होते थे तो वो चावल वाली शॉप पे गए। ठीक है, लेकिन सपोज करो जो बंदा वहां पे चावल लेने गया है, ठीक है, वो कपड़े सिलाई का काम करता है। तो हो सकता है कि वो चावल वाले और जो वो कपड़े वाला है वो आपस में सेटिंग कर लेते हैं। भाई चावल वाला बोलता है कि आप मेरे यहाँ आके 5 किलो चावल लेके चले जाओ, लेकिन उसके बदले में आप मेरे कपड़े सिल के दे देना। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हो रहा है कि आपको चावल मिल गए, उसको कपड़े मिल गए, लेकिन इस पूरे ट्रांजैक्शन में पैसा यूज नहीं हुआ। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि हाँ भाई, चावल की जो कॉस्टिंग होगी उतना ही शायद कपड़े सिलाई की कॉस्टिंग होगी, तभी तो आप देखोगे कि वो अग्री करे। पर उधर मत जाओ, आप देखोगे क्या फ्रंट एंड पे आपको लगा कि पैसा इधर से उधर हुआ है, नहीं हुआ है। आपने चावल खरीदे और उसके बदले में आपने उसको कपड़े सिल के दिए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, इस चीज को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, मतलब आपको जो चाहिए था आपके पास जो है, ठीक है, वो सामने वाले को चाहिए और सामने वाले के पास जो है वो आपको चाहिए। तो इससे क्या हो गया कि आपका एक्सचेंज हो गया। ठीक है, गुड्स का आदान प्रदान हो गया विदाउट मनी को बीच में लाए हुए। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि जरूरी है क्या हर बार कि आपको चावल चाहिए हो सकता है आपको गेहूं चाहिए हो सकता है आपको कोई दाल चाहिए हो। ठीक है, वैसे ही जरूरी थोड़ी है कि हर बार उसको कपड़े सिलाने हो। भाई इंसान एक बार कपड़े सिलाएगा क्या जिंदगी भर थोड़ी कपड़ा, हर महीना थोड़ी कपड़ा सिलाता रहेगा। समझ रहे हो? तो इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में प्रॉब्लम क्या है कि हर बार आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जो जिसको वो चाहिए जो आपके पास भी है। ठीक है, तो इस जो ये नीड है ना, इसको एलिमिनेट करने के लिए आपने क्या करा, बीच में पैसे का उपयोग करना शुरू करा। भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता आपको क्या चाहिए, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप मुझे सामान दो। ठीक है, इसमें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाले को वो आपके पास जो है वो चाहिए या नहीं चाहिए। आपको चावल खरीदने हैं, आपने चावल के बदले में उसको कॉस्टिंग दे दी। ठीक है, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को आपसे कपड़े सिलवाने हैं या नहीं सिलवाने हैं। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। फिर हम चलते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की तरफ। देखो जब आप अपनी हिस्ट्री पढ़ते हो, बहुत पुरानी, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री ये सब पढ़ते हो तो वहां आप देखते हो कि कैसे बहुत पुराने जमानों में सिक्के चलते थे। ठीक है, आपके गोल्ड के सिक्के, सिल्वर के सिक्के, पंचमार्क कॉइन्स, ठीक है, ये सब चलते थे। फिर उसके बाद आप देखोगे कि कई कई जगहों पे तो लोग अपने खेतों को, अपनी जो फसल होती है, अपना जो उनकी जो गाय भैंस लाइव स्टॉक होती है, उसको भी कई बार आप देखोगे ऐसे मनी के फॉर्म में यूज करते थे। लेकिन अब हम आते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के ऊपर। ठीक है, कि भैया आज के मॉडर्न जमाने में हम क्या क्या चीज को पैसे के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है आपकी करेंसी, चाहे वो आपके सिक्के हो चाहे वो आपके नोट हो। ठीक है, दोनों चीजें इसके अंदर आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो आपका जो 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, उसकी वैल्यू 5 रुपए है।
अगर कल आरबीआई उस पर डिसाइड कर ले भाई इंडिया में कौन सी एजेंसी है जो इस पूरे पैसे को कंट्रोल करती है, पैसे की छपाई को देखती है, ठीक है, इंश्योर करती है कि मार्केट में पैसा जो है वो रेगुलेटेड रहे, वो है आरबीआई यानी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, कल आरबीआई बोले कि 5 रुपए का सिक्का एक्चुअली 10 रुपए का है, वो 5 रुपए की जगह उस पर 10 रुपए लिखवाना शुरू कर दे तो भी वो वैलिड होगा, ठीक है। उस 5 रुपए की 10 रुपए की सिक्के की खुद की कोई वैल्यू नहीं है भाई। आप आज भी देखोगे कि लोग धनतेरस पे, हमारे यहाँ दिवाली पे लोग गोल्ड के सिक्के खरीदते हैं ना, तो वो जो गोल्ड का सिक्का है उसकी खुद की अपनी एक वैल्यू है, मतलब उसमें उतना 10,000 रुपए का गोल्ड है भाई। अगर जो गोल्ड का सिक्का है वो 10,000 रुपए का है तो उसमें 10,000 रुपए की मात्रा का गोल्ड है, उसके अंदर सोना है। तो कल को अगर आप उसको पिघलाओगे, उसको मेल्ट करोगे और उसके बाद उसमें आप देखोगे कि उससे कुछ ज्वेलरी भी बनाओगे तो वो 10,000 रुपए की बैठेगी ही बैठेगी, ठीक है। तो ये तो होते हैं कुछ सिक्के जिसमें आप देखोगे उनकी खुद की अंदरूनी कोई वैल्यू, उनकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। और एक हो गए आपके ऐसे वाले जो आपके आरबीआई ने, किसी सेंट्रल बैंक ने, किसी एजेंसी ने बेसिकली उसमें नंबर लिखवा रखा है। वो चाहे तो 200 रुपए लिखवा दे, और अगर लिखवा देगी तो वो 200 रुपए की मान्यता भी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? तो मतलब ये जो 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है, इसकी खुद की कोई आंदरूनिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसी चीज को अगर आप आगे पढ़ोगे, वैसे अभी तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इसको फियाट करेंसी बोलते हैं, ठीक है, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन चूंकि इसको सेंट्रल बैंक ने निर्धारित किया है कि भैया इसका वैल्यू इतना रहेगा, तो इसलिए आप देखोगे इसकी वैल्यू है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे देखो, अल्टीमेटली तो आपकी सरकार का काम होता है जो जो भी, चाहे करेंसी नोट हो चाहे कॉइन्स हो, वो सब इशू करने का। उसके बिहाफ पे ये काम कौन कर रहा है? आरबीआई करती है इंडिया में, ठीक है। और हमारे यहाँ कोई भी और एजेंसी, कोई भी और बंदा उठा के कल को करेंसी नहीं बेच सकता। तो जो लोग ऐसे करेंसी खुद के घर में प्रिंट करते हैं ना, तो उसको इलीगल बोलते ही इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे आरबीआई द्वारा जो भी मिंटिंग कंपनीज हैं, सिर्फ वही आप देखोगे करेंसी बना सकती हैं, और कोई नहीं बना सकता। और अगर और कोई बना रहा है तो मतलब वो या तो वो फेक करेंसी या फिर वो इलीगल करेंसी है, ठीक है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि अगर आप सपोज 10 रुपए का लेस का पैकेट लेने गए, ठीक है, उसके बदले में आपने वो 10 रुपए का जो नोट आता है, आपने वो दुकानदार को दिया, ठीक है। अब चूंकि वो 10 रुपए का नोट अगर आप देखोगे तो उस पर लिखा होता है आई प्रोमिस टू गिव द बियरर 10 रुपीज इन एक्सचेंज ऑफ दिस नोट। तो उस पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ। अरे आप 10 रुपए का नोट देखोगे, एक मिनट, यहाँ पे कोई भी नोट देख लो, इनफैक्ट 10 रुपए का तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, 10 रुपए का इंडियन नोट, ठीक है। चलो ये खोलते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये चीज, तो ये जो है ना आपका, ये बेसिकली आपके आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं यहाँ पे। वो बताते हैं कि कैसे अगर कल को आप ये नोट उनके पास लेके जाओगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके बदले में आपको 10 रुपए का कुछ देना, ठीक है, क्योंकि 10 रुपए की इस नोट की वैल्यू है। तो कोई भी मार्केट में इस 10 रुपए के नोट को लेने से मना नहीं कर सकता। अब ये मत बोलना मैम मैं तो होली के टाइम पे गया था, उसने मना कर दिया, मेरे नोट पे रंग बिरंगे कलर थे। अरे ऑब्वियसली मना कर देगा ना, उसमें हरा पीला नीला सब लगा रखा है आप लोगों ने, उस पे इंक लगा रखी है, वो फटा हुआ है साइड में से, उसमें से बीच में ही छेद हो रखा है। तो ऐसे नोट नहीं बोल रही मैं, ठीक है, मैं वैसे नोट बोल रही हूँ जो पूरी तरीके से इंटैक्ट है, जो आप आराम से आप देखोगे कोई भी ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हो। तो उन नोटों को मार्केट में लेने से कोई मना नहीं करता है, ठीक है, और कर भी नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई ने बेसिकली बोल रखा है कि ये मार्केट में चलेंगे, ओके। तो एक आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या हो गया? करेंसी, ठीक है। अब दूसरा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या होता है? डिपॉजिट, जो बैंकों के साथ होते हैं। अब बैंकों के साथ क्या डिपॉजिट होते हैं? आपने देखा होगा कि जैसे हम लोगों की सैलरी भी आती है, ठीक है, तो हम सारी सैलरी खर्च नहीं करते। और अगर आप खर्च कर रहे हो तो इसमें इतना प्राउड फील करने की बात नहीं है, ये एक्चुअली गलत बात है, क्योंकि आपको थोड़ा पैसा सेव करना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जितने पैसे आए, आप क्या करते हो, आपने सोचा सपोज आपके पास 10,000 रुपए आते हैं, ठीक है, मंथली, आप कहीं काम करते हो, आपको 10,000 रुपए मिलते हैं। अब आपने क्या बोला कि 5-6 हजार रुपए तो मेरे खर्च हो जाते हैं, बचे 4,000 रुपए। 4,000 में से आप 1,000 और रख लेते हो कि भाई इधर उधर चले गए, डिनर करने चले गए, कोई घर पे आ गया, वैसे, ठीक है। तो 3,000 रुपए बचते हैं। तो उस 3,000 रुपए को आप क्या करते हो? बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, ठीक है। आपको लगता है कि भाई बैंक में पड़ा रहेगा तो पैसा सेफ भी रहेगा, ठीक है, और मैं जब चाहूँ उसको निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब इसीलिए आपको बता रही हूँ कि जो बैंक के डिपॉजिट्स होते हैं ना, वो भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके डिमांड डिपॉजिट्स और एक होते हैं आपके टाइम डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट होते क्या है, पहले ये समझो। अब भाई आपने सुना होगा ऐसे ही उड़ते उड़ते कि बैंकों में एक तो करंट अकाउंट होता है, ठीक है, और एक होता है आपका सेविंग अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं कि बचत खाता, ठीक है। तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में आप पैसे डालते हो,
आपको एटीएम मिलता है, आप जब चाहे उस एटीएम से पैसे निकाल सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। ऑन डिमांड, जब आपके पास पैसे की जरूरत थी तो आपने पैसे निकाल लिए, ठीक है, आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा टाइप का डिपॉजिट जिसमें आप जब चाहो अपनी डिमांड पे अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल सकते हो, बैंक उसमें कोई रोक टोक नहीं करती है, वैसा दो अकाउंट में होता है, सेविंग और करंट अकाउंट, जिसको हम लोग चालू या बचत खाता बोलते हैं, और इसको ओवरऑल मिला के हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। समझ में आया? तो वहां पे आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो अपनी डिमांड पे। लेकिन वहीं आपने दो चीजों और का नाम सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं एफडी और आरडी, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। ये क्या होता है? एफडी को तो आपको पता ही होगा कि भैया आपने पैसे लिए, आपने बोला कि मैं 2-3 साल तक इसको बैंक में डाल देता हूँ और इस पे मुझे ब्याज मिलती रहेगी, लेकिन आप बीच में इसमें पैसे नहीं निकाल सकते। आप 3 साल बाद ही, जब तक कि आपने एफडी कराई है, चाहे वो 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, जितने साल की भी कराई है, उसके बाद ही आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप बीच में तोड़ोगे तो उसके बैंक आपको पैसे तो देगा ही, लेकिन उसमें पेनल्टी भी लगाएगा, ठीक है। तो ये तो होती है आपकी एफडी। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास एक बल्क अमाउंट है 1 लाख रुपए, आपने उसको 3 साल तक के लिए उसकी एफडी बना दी, तो 3 साल बाद हो सकता है आपको जो भी ब्याज चल रही होगी उस समय, आपको 1,24,000 रुपए मिल गए, तो 24,000 रुपए का आपको फायदा हो गया 3 साल आपके पैसे लॉक इन करने का, ठीक है। ये होती है एफडी। फिर एक होती है आरडी, जिसको हम बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। ये क्या होता है? भाई आपके पास इतना अमाउंट नहीं है एक साथ बल्क में 1 लाख, पर आपको पता है कि आपके हर महीने सैलरी आती है और आपकी हर महीने 3,000 रुपए की बचत होती है, तो आपने एक आरडी खोल दी जहाँ पे ऑटोमेटिकली हर महीने जैसी आपकी सैलरी आएगी, अगले दिन 3,000 रुपए आपके बैंक से कट के एक आरडी में चले जाएंगे। तो मतलब अगर आप साल भर में देखो तो 12 महीने हैं, तो हर महीने में 3-3 हजार रुपए जा रहे हैं, तो 12 3 36, ठीक है, तो 36,000 रुपए आपके साल भर में कलेक्ट हो गए। सपोज करो आपने आरडी बनाई है 3 साल की, तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो लगभग लगभग आप देखोगे 1,08,000 रुपए आपके 3 साल बाद इकट्ठे हो गए। और चूंकि आपका पैसा आप हर महीने डाल रहे हो और उसको निकाल नहीं रहे हो, तो उसमें आपको कुछ ब्याज मिलके हो सकता है आरडी में भी आपको 1,24,000, 1,25,000 के आसपास आपको पैसे मिले 3 साल बाद, ठीक है। तो ये होती है आरडी। लेकिन चाहे आरडी हो चाहे एफडी हो, इसमें क्या हो रहा है, साल, मैंने आपको बताया 3 साल, 4 साल, 2 साल, मैंने आपको साल का इन्फॉर्मेशन दिया है कि कितने साल के लिए आप इसको फिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज है जिसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जिसमें टाइम के हिसाब से आपका जो डिपॉजिट है वो बनता है, उस टाइम के पहले आप उस डिपॉजिट को नहीं निकाल सकते, निकालोगे तो उस पर पेनल्टी लगती है, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से आपकी ब्याज दरें, आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है जो एक्चुअली में आप कमाते हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। क्या बोलेंगे? टाइम डिपॉजिट, ठीक है। समझ में आया? अब आप देखोगे ये जो जैसे अब मैंने आपको पहले दो तरीके के डिपॉजिट समझाए जो आपके पैसे की तरह काम कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये पैसे की तरह काम कैसे कर रहे हैं? भाई क्यों नहीं, आपके आपका पैसा चाहे कैश के फॉर्म में आपकी पॉकेट में हो या आपके वॉलेट में हो या फिर आपके बैंक में पड़ा हो, वो भी तो आप एटीएम से जाके विड्रॉ कर सकते हो, तो आपको इंस्टेंटली कैश मिलता है। समझ में आ गया? वैसे ही जरूरी नहीं है कि आपको हर बार बैंक से जाके पैसे निकालने पड़े। आप चेक इशू करते हो, ये देखो सामने एनसीईआरटी में एक चेक की फोटो दिखा रखी है, ठीक है। तो ये चेक है जिसमें आप लिखते हो कि भैया किसको पे करना है, कितना अमाउंट है, यहाँ पे वर्ड्स में लिखते हो और यहाँ पे ऐसे फिगर में लिखते हो, नीचे साइन करते हो, कौन सी बैंक है उसका यहाँ पे कोड आता है, यहाँ पे चेक नंबर वगैरह आते हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे यहाँ पे डेट आती है, तो ये चेक होता है, ठीक है। आप कई बार सुनते होगे ना कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अब 2-2 3-3 लाख रुपए का पेमेंट करना है, 15-15 लाख का पेमेंट करना है, तो वो कैश के में थोड़ी होगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, सामने वाला जब आपके यहाँ पे आता है आप उसको एक चेक पकड़ा देते हो, तो वो चेक क्या होता है कि वो अपनी बैंक में लगाएगा, तो आपके उसके जो बैंक वाले लोग हैं वो आपकी बैंक से, अगर आपका 15,000 रुपए का चेक था तो वो आपकी बैंक से 15,000 रुपए निकाल के बेसिकली उस चेक धारक को, जिसके पास वो चेक है, उसको वो दे देते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो चेक क्या होता है? चेक बेसिकली एक कागजी टुकड़ा है जिसको लीगल वैलिडिटी दी गई है कि भैया अगर कोई ये कागजी टुकड़ा, ठीक है, जिसमें सारी डिटेल्स अच्छे से फिल्ड हैं, 3 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है, तो वो सारी चीजों के अंदर अंदर है और आप ये कागज का टुकड़ा लेके बैंक के पास जाते हो, तो बैंक वालों का काम है कि भाई जिसके नाम का ये चेक है उसको जितने रुपए का ये चेक बना है उतना पैसा निकाल के दे दिया जाए, ठीक है। समझ में आ गया? तो इससे क्या होता है कि आपको बार बार जो बड़े बड़े अमाउंट के जो पेमेंट्स होते हैं आपको उनको सेटल करने के लिए ऐसा नहीं है कि झोला भर के लेके गए और फिर कैश निकालो और फिर कैश उठा के देने लगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपका चेक वाला सीन हो जाएगा। फिर अब हम चलते हैं बैंकों की तरफ। देखो बैंक की करती क्या है आखिर में, मैं भी खोल लेती हूँ एक बैंक, खोल सकती हूँ क्या? भाई बिना आरबीआई की परमिशन में आप कोई लेंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो फिर आप इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आओगे। देखो ओवरऑल हमारे यहाँ पे जो भी आप देखोगे बैंकिंग का काम हो रहा है, मुद्रा का काम हो रहा है, साख का काम हो रहा है, वो दो तरीके के फ्रेम्स में होता है, ठीक है।
उसका एक तो होता है फॉर्मल यानी औपचारिक, और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनौपचारिक। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर मतलब क्या होता है कि भाई आपकी बैंक्स हो गई, कोई इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे मुद्रा, ये मठूट फाइनेंस और ये सब, तो एनबीएफसीज हो गई, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें जहाँ पे कुछ आप देखोगे नियम कायदे कानून लगते हैं, जहाँ पे कोई रेगुलेशंस होते हैं जो इनको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे अगर कुछ नहीं ढंग से करते तो आप इनकी शिकायत कर सकते हो आरबीआई से, आरबीआई इन पे कड़ी नजर रखे होती है। ठीक है, तो ये सारे जो आप देखोगे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ जो ये मुद्रा और साख के काम कर रहे हैं, लेकिन इन पे ये सारी शर्तें लागू होती है, तो वो होते हैं आपके औपचारिक क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनौपचारिक क्षेत्र की तरफ। तो इसमें क्या हो रहा है, आपने अपने फ्रेंड से कोई पैसा लिया, ठीक है, उधार पे, आपने बोला मैं 1 महीने में लौटा दूंगा। ठीक है, अब आपके फ्रेंड को पैसे की जरूरत है, वो पहले ही आपसे मांगने आ गया, तो मतलब समझ रहे हो, ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पे कोई शर्तें लागू नहीं है, जहाँ पे आप जाके कंप्लेन कर सको, बोलो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलता, मैं तो नहीं दूंगा। ठीक है, तो आपके पास कोई सोर्स नहीं है, इनके ऊपर आप देखोगे कोई रेगुलेशन भी नहीं है ऊपर से। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अपने रिलेटिव से पैसे लिए, आप अपने दोस्तों से लिए, आपने कोई गांव के बहुत बड़े धनी सेठ से पैसे लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक तो वो आपसे ब्याज दर भी ज्यादा मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपके पास ऑप्शन होता तो आप उनके पास कभी नहीं आते, आप ये फॉर्मल जो आपके बैंक वगैरह होते हैं उनसे पैसे लेते। लेकिन चूंकि आप देखोगे कि आप वहां से पैसे लेने में आप सक्षम नहीं हो। ठीक है, आप बेसिकली फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से पैसे नहीं ले पा रहे हो, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे आपके गांव में बैंक नहीं है उसकी वजह से, या फिर बैंक है लेकिन आप जैसे लोगों को पैसे नहीं देगी उसकी वजह से, या फिर हो सकता है कि आपके पास, भाई बैंक से जब पैसे लेते हो ना, आप लोन लेते हो, ऋण लेते हो, तो वो आपसे कोलैटरल मांगती है कि भैया कल को आपकी क्या गारंटी है कि आप पैसा लौटाओगे। अगर आप पैसा नहीं लौटा पाए तो आप हमें कुछ ऐसी चीज गिरवी रख के जाओ कि अगर आप पैसा नहीं लौटाए तो हम वो चीज बेच के अपना सामान, अपना जो ऋण है वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कोलैटरल। क्या बोलते हैं उसको? कोलैटरल। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हो सकता है कि आपके पास कोलैटरल नहीं हो, जिसकी वजह से बैंक आपको ऋण देने से मना कर दे। तो चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन आप औपचारिक क्षेत्रों से लोन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे आप इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हो, अनौपचारिक क्षेत्र में जाते हो। अब अनौपचारिक क्षेत्र की प्रॉब्लम ये है कि ये आपको पैसे देते तो हैं, ठीक है, आनाकानी करेंगे जो भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये ब्याज दर लगाएंगे जो मार्केट से बहुत ज्यादा होती है। अगर जो ऋण आपको बैंक 12% पे देगी, वही ऋण आपको अनौपचारिक क्षेत्र में हो सकता है 25% पे मिले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंसान फंसता चला जाता है, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे, आप मूल अगर चुका भी दो तो भी आप कभी सूद चुका ही नहीं पाओगे ना, आप कभी इंटरेस्ट नहीं चुका पाओगे पूरा, क्योंकि इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे अनौपचारिक क्षेत्र जो होता है वहां से लोन लेने से बचना चाहिए। ये आप सबके लिए भी सीख है कि कभी भी अनौपचारिक क्षेत्रों से लोन मत लो, ट्राई करो कि आपको औपचारिक फॉर्मल सेक्टर से कहीं से लोन मिल जाए। ठीक है, समझ में आया? तो एक तो ये चीज हो गई। अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो बैंक्स होती है वो आपकी फॉर्मल सेक्टर के अंदर, औपचारिक क्षेत्र के अंदर काम करती है। ठीक है, अब बैंक एक्चुअली करती क्या है? देखो, बैंक जो है बेसिकली दो लोगों को कनेक्ट करती है, एक जिनके पास बहुत सारा पैसा है और एक जिनको पैसे की जरूरत है। आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपको लगता है मैं घर पे रखूंगा तो चोरी हो जाएगा, सेफ नहीं है, आप बैंक के पास गए और आपने बैंक में अपना पैसा जमा कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? और बैंक के पास ऐसे लोग भी आए जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको घर बनाना है, जिनको इंडस्ट्री खड़ी करनी है, जिनको बाहर टूर पे जाना है, जिनको कार खरीदनी है, तो उनको लोन चाहिए बैंक से कि भैया मैं एक साथ 24 लाख रुपए की गाड़ी नहीं खरीद सकता, मेरे पास 24 लाख नहीं है, लेकिन मुझे 20 लाख का ऋण चाहिए। मैं धीरे धीरे करके हर महीने दर महीने आपको मतलब 20-20 हजार करके ऐसे चुका दूंगा पैसे। ठीक है, तो बैंकों के पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनको आप देखोगे पैसे की जरूरत है, तो बैंक क्या करती है, बीच में रह के इन दोनों लोगों को कनेक्ट करती है। आपको कभी ये पता नहीं लगता एग्जैक्टली कि आप किस डिपॉजिटर का पैसा है जो बैंक आपको लोन के फॉर्म में दे रही है, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, बैंक दो तरीके के लोगों को कनेक्ट करी है। एक होते हैं जिनके पास सरप्लस पैसा है और एक जिनके पास आप देखोगे जिनको पैसे की जरूरत है। ठीक है, डिपॉजिटर्स को आप देखोगे क्रेडिटर्स से कनेक्ट करती है, समझ में आ गया? जो डेटर्स होते हैं उनसे कनेक्ट करती है। तो ये होता है बेसिकली आपका बैंक का काम। ठीक है, फिर आप देखोगे कि जो बैंक होती है, अब इससे फायदा क्या हो रहा है कि भैया जो बैंक है वो आपको ये फैसिलिटी तो दे ही रही है, साथ में आप ये देखोगे कि उन्होंने देखो ये करके किया क्या। बैंक, मुझे एक बात बताओ, आप बैंक के पास गए और अपने पैसे जमा करवाए, ठीक है, तो बैंक क्या करती है, अगर आप एफडी बनाते हो, आरडी बनाते हो, इवन आपका जो सेविंग खाता होता है
उसमें आपको बैंक कुछ इंटरेस्ट रेट देती है। इसलिए आप सुनते होंगे कि अपने घर में पापा लोग या मम्मी लोग बोलते हैं ना, एफडी करा लो, आज 3% चाहे 6% चल रहा है, आरडी करा लो 5.5% चल रहा है। तो ये 5.5-6% होता क्या है, ये होता है आपका ब्याज दर। ठीक है, आपने पैसे बैंक में जमा कराए तो उसके बदले में बैंक आपको कुछ तो देगी ना, या फालतू में जाके आप बैंक में अपने पैसे जमा कराओगे तो उसके बदले में आपको मिलती है ब्याज या इंटरेस्ट। ठीक है, और बैंक जो आगे लोन बांट रही है उस पे वो कुछ चार्ज करती है कि भैया फ्री में तो पैसे दूंगी नहीं, मैं कुछ उसके पैसे चार्ज करूंगी। तो आपको सपोज करो 10,000 रुपए का लोन दिया, तो उन्होंने बोला आप 1% या एक मतलब जो भी बनता है 1% के हिसाब से 100 रुपए वो आप अपना मतलब हमें ब्याज के फॉर्म में देंगे। तो आप जनरली ये देखोगे कि जो बैंकें डिपॉजिटर से जो जो देती है ना उनको मतलब ब्याज दर वो कम होती है, लेकिन आगे जो लोन बांटती है वो महंगे पे बांटती है। मतलब जो आपने अगर पैसा जमा किया एफडी का, तो हो सकता है आपको सिर्फ 6% ही ब्याज मिले। अगर आप 10,000 रुपए जमा करोगे, ठीक है, तो आपको 600 रुपए ही बैंक वापस देगी। ठीक है, 1 साल बाद। लेकिन अगर आप पैसा बैंक से लेने गए लोन के लिए, ऋण के लिए, तो अगर आपने 10,000 रुपए का लोन लिया तो बैंक हो सकता है आपसे 9% चार्ज करे, मतलब आपसे 900 रुपए की ब्याज ही ब्याज ले ले। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? ये डिफरेंस ही बैंक की कमाई है भाई। बिल्डिंग बनानी है, खर्चे चलाने हैं, सॉफ्टवेयर लगाना है, लोगों को हायर करना है, आपको लगता है फ्री में हो जाएगा? तो ये जो 900 में से 600 300 रुपए बचे हैं ना, इसी से आप देखोगे बैंक चलता है। यही बैंक की कमाई है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे वो लोग लोन के बारे में बात करते हैं कि भैया लोन क्या होता है, ऋण क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, साख क्या होती है। बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है जिसमें एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। देने वाला और लेने वाले की शर्तें मैच करती है, तब आप देखोगे कि पैसा इधर से उधर जाता है। और इसमें क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है कि भैया आज मैं लोन ले रहा हूं तो कल मैं इसको वापस चुका के जाऊंगा। ठीक है, समझ में आया? अब आप ये देखो, ये अगर क्रेडिट नहीं मिले तो क्या होगा? देखो, क्रेडिट नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। आप सोचो ये एक फार्मर है, ठीक है, ये फार्मर है, या फिर आप सोचो, अच्छा यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हम वही ले लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने सलीम के बारे में बात करी है, जो बेसिकली शूज बनाने का काम करता है। ठीक है, अब उसको क्या हुआ, आपका दिवाली का सीजन आ रहा है, उसको 3,000 जूते बनाने का एक ऑर्डर आया है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा कि उसको नई मशीनें खरीदनी पड़ेगी, नए लोग हायर करने पड़ेंगे, बहुत सारा रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदना पड़ेगा। इन सब में क्या लगेगा उसको? पैसा। लेकिन इतना उसके पास अभी के लिए कैश नहीं है। उसको पता है कि जब ये जूते बिक जाएंगे उसके पास तो उसके बाद तो उसके पास कैश आ जाएगा, लेकिन अभी उसके पास इतना कैश नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बैंक से जाके लोन लेगा, उसके बाद ये सारी चीजें खरीदेगा, जूते बनाएगा और उसके बाद मार्केट में बेचेगा, और उससे जो आपका प्रॉफिट होगा उससे वो बैंक का लोन वापस कर देगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला? इससे हमें ये पता लगा कि अगर उसके पास ये फैसिलिटी नहीं होती तो शायद वो अपना व्यापार ही नहीं बढ़ा पाता। ठीक है, वैसे यहाँ पे स्वप्ना का एग्जाम्पल लिया है कि कैसे आप देखोगे कि स्वप्ना जो है बेसिकली मतलब वो एक फार्मर है, वो क्रॉप्स वगैरह उगाती है। ठीक है, अब उसने क्या है, मनी लेंडर से अपना पैसा ले रखा है। ठीक है, अब वो ये बता रहे हैं कि कैसे इस जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग होते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र के लोग होते हैं, उन्होंने क्या करा, सपना को लोन तो दिया लेकिन इतनी ज्यादा ब्याज दर पे दिया कि वो सपना जो है वो कभी आप देखोगे उस ब्याज को चुका ही नहीं पा रही है। मतलब उसकी जो कमाई है वो इतनी है ही नहीं कि वो अपना पूरा का पूरा लोन हटा सके। ठीक है, और इस वजह से वो विशियस साइकिल जिसको हम बोलते हैं ना, चक्रव्यूह, जिसमें डेट साइकिल हम बोलते हैं, उसमें फंसती चली गई है। ठीक है, तो क्रेडिट जो है वो अच्छी चीज भी है अगर वो आपके व्यापार को एक्सटेंड करने के काम आए, आपकी जरूरत के लिए काम आए, लेकिन वो बुरी चीज भी है अगर आप उस साइकिल में फंस जाओ जहां से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। आप एक डेट ले रहे हो दूसरे को चुकाने के लिए, नया ऋण लिया पुराने ऋण को चुकाने के लिए। ठीक है, तो वो फिर आप देखोगे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हम आते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की तरफ, जहां पे बेसिकली ये बोल रहा है कि भैया आपने किसी से ऋण लिया तो उसमें क्या कंडीशंस होती हैं कि एक तो कितने अमाउंट है, कितने टाइम में वापस करोगे, क्या ब्याज दर रहेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ होता है कोलैटरल। ठीक है, एक सिक्योरिटी कि कल को अगर आप अपना पैसा नहीं देके गए तो मैं आपका स्कूटर, गाड़ी, बंगला जो भी आपने गिरवी रखा होगा उसके साथ मैं वो बेच के अपना पैसा निकाल लूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग तरीके के अग्रीमेंट्स होते हैं और वो सारी चीजें। और फिर आप देखोगे ये बात करते हैं कोऑपरेटिव्स की। सबसे पहले आओ, ये कोऑपरेटिव क्या होती है? ठीक है,
और अभी तो वैसे भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज काफी ज्यादा न्यूज में थी। एक तो इसलिए क्योंकि बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो फेल हो गई थी, अपना काम ढंग से नहीं कर रही थी और आरबीआई ने अपनी निगरानी बढ़ा दी। और दूसरी चीज, इनको आप देखोगे, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट पास किया था। ठीक है, लेकिन वो चीजें आपके करंट अफेयर्स का हिस्सा है, वो थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी और एनसीईआरटी का लेवल बढ़ेगा। लेकिन कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? देखो, कोऑपरेटिव्स मतलब ऐसे आपके जैसे 4-5 लोग जो आप देखोगे सिमिलर सा काम कर रहे हैं, जैसे सब लोग दूध पालन का काम कर रहे हैं या सब लोग आप देखोगे खेती का काम कर रहे हैं, तो वो लोग साथ में आते हैं। वो लोग अपनी जो सेविंग्स होती है वो सब साथ में रखते हैं। भाई मैं 10 रुपए ही सेव कर पा रहा हूँ, कोई 20 कर पा रहा है, कोई 30 कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली मैं बैंक में जाके 10 रुपए रखूंगी तो मुझे क्या ही मिलेगा। लेकिन अगर हम मेरे जैसे बहुत 50 लोग अपनी सेविंग्स को एक साथ इकट्ठा कर दे, तो हो सकता है कि 1000 रुपए बन जाए, 5000 रुपए बन जाए, जो कि बल्क अमाउंट होता है। फिर इस अमाउंट में से आप देखोगे जिसको जितना पैसा जरूरत है, किसी को 30 रुपए चाहिए, किसी को 40 चाहिए, किसी को 1000 चाहिए, तो वो फिर हम आगे लोन के फॉर्म में बांट सकते हैं। लेकिन इन लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगा कि आपकी सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। ठीक है, आप एक जैसी काम कर रहे हो, आप एक जैसे इलाके में रह रहे हो, आप एक दूसरे को जानते हो, तो आपने सपोज करो कि सब लोगों ने मिलकर अपने पैसे को पूल किया, किसी ने 10 लगाए, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 40, ऐसे आपने उसका रजिस्टर मेंटेन किया। और कल को आपके ग्रुप में से किसी को लोन चाहिए, तो आपको पता है कि चूंकि आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कोलैटरल नहीं है रखने के लिए, तो हो सकता है कि बैंक आपको मना कर दे कि हम आपको लोन नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब आपके पास ही, आपके ग्रुप में ही आपने सेविंग्स कर रखी है, तो आप अपने ग्रुप मेंबर को आप देखोगे लोन इजीली दे सकते हो। और क्योंकि आप एक दूसरे को जानते हो, तो हमेशा वो सोशल दबाव होता है ना, पीयर प्रेशर, वो बना रहेगा कि उसको वो लोन वापस करना है। ठीक है, समझ में आया? तो फिर आप देखोगे ये फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट के बारे में बता रहा है कि भैया ये 2012 का डेटा है, बहुत ही पुराना है। ये बता रहे हैं कि कौन कितना कितना लोन ग्रामीण इलाकों में कौन से क्षेत्र से आया था। भाई मनी लेंडर ने 33% बांटे, लैंडलॉर्ड से लोगों ने 1% लिया, बैंक को से 25% लिया, कोऑपरेटिव से 25% लिया, ऐसे करके। ये इतना आपको याद नहीं रखना है क्योंकि ये आरबीआई की रिपोर्ट आती है हर 6 महीने में, वहां से डेटा वैसे भी अपडेट होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत पुराना डेटा है, ये याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को ही एक्सप्लेन किया है, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र को, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, और फिर आते हैं बेसिकली एक लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि कैसे हमारे यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में, बहुत ही पिछड़े हुए इलाकों में, हो सकता है ज्योग्राफिकली जो बहुत ही अंदर के इलाके होते हैं, दूर दराज के इलाके होते हैं, वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नहीं है, वहां पे सॉरी बैंक नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे कि लोन मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, बैंक वगैरह से, तो वहां पे तो आप देखोगे जो डिपेंडेंसी होती है ना लोगों की, ये अनौपचारिक क्षेत्रों पे, इनफॉर्मल सेक्टर पे, वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे कि वहां पे क्या होता है कि मनी लेंडर्स वगैरह जो होते हैं ना, वो मतलब वही आप देखोगे बहुत ही हाई रेट पे लोन बांटते हैं लोगों को, और लोन बांटते तो हैं, लेकिन इस वजह से लोग जो होते हैं कभी भी वो ऋण चालू चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते। तो इसलिए आप देखोगे एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी एसएचजी। ठीक है, अब ये एसएचजी क्या होता है? बेसिकली एसएचजी ऐसे समझो कि आपके आसपास एक गली मोहल्ले के लोग हैं, सब लोग इकट्ठे हुए, 15-20 लोग हैं, उन्होंने बेसिकली डिसाइड करा कि हम हर हफ्ते मिलेंगे संडे टू संडे, और हर हफ्ते बेसिकली हर कोई बंदा जितना उसकी कैपेसिटी है, 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, 20 रुपए, वो लाएंगे और उसमें बेसिकली सेविंग में डाल देंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि सपोज कल को आपकी गली में ही किसी को लोन की जरूरत है, तो वो बैंक में ना जाके या कोई और मनी लेंडर के पास ना जाके, वो इस संगठन के पास ही आएगा और बोलेगा मुझे 100 रुपए चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे भाई एसएचजी ने अब तक कितने पैसे जमा कर लिए, फिर 100 रुपए उसको दे दोगे, ब्याज दर वगैरह डिसाइड करोगे, इंटरेस्ट रेट वगैरह सब ग्रुप मेंबर्स डिसाइड करेंगे। इसमें कोई बाहर का व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा, ग्रुप डिसाइड करेगा कि भाई रीपेमेंट कब करना है, क्या ब्याज दर चार्ज करनी है, कितने टाइम में पैसा वापस आना चाहिए। ठीक है, और कितना रेगुलरली आप देखोगे कि हम लोग और लोगों को भी पैसे दे सकते हैं। ठीक है, जो लोन होगा वो भी आप देखना कि जो अगर वो बैंकों से भी लेता है, सपोज करो कि 100 रुपए चाहिए और एसएचजी के पास नहीं है, तो ये एसएचजी क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, और सपोज इस एसएचजी का नाम है एसएचजी का नाम क्या रखे, बीटीएस ग्रुप। ठीक है, तो एसएचजी जो है वो बेसिकली बैंक के पास जाएगा, और बैंक जो होगा वो किसी एक लक्ष्मी, सुरेश, महेश को पैसे नहीं देगी, वो बीटीएस ग्रुप के नाम पे 100 रुपए का लोन दे देगी। ठीक है, तो वो 100 रुपए का लोन आप आगे जाके अपने मेंबर को तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बैंक से तो बीटीएस ग्रुप के नाम पे लोन सैंक्शन हुआ है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि बेसिकली एक तो आपकी जरूरत पूरी हो गई,
बैंक जो आपको पैसा नहीं दे सकती थी इंडिविजुअली महेश सुरेश को, वहां से आपको पैसा मिल गया, आपको कम ब्याज दर पे पैसा मिल गया। और बैंकों को इस बात की गारंटी है कि भैया ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप पैसे लेके गया है, तो अगर एक भी बंदा डिफॉल्ट करेगा तो पूरे ग्रुप की इज्जत खराब होती है, पूरे ग्रुप का नाम बदनाम होता है। तो कोई भी बंदा किसी और को डिफॉल्ट करने नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि वो पेमेंट लेके भाग जाएगा। कोई भी इसमें अडानी क्या बोल रही हूँ, नीरव मोदी नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे उन्होंने बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी दी है जो मैं चाहती हूँ कि आप पढ़े इस चीज को, वो है आपकी ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की। ठीक है, कि कैसे यहाँ से बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है। आप बोल सकते हो ग्रामीण बैंक का, जो इंडिया में भी बाद में जाके बहुत सारे देशों में जाके एक हम बोलते हैं ना हिट कॉन्सेप्ट रहा। इनफैक्ट इसी कॉन्सेप्ट के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। ठीक है, कि कैसे सॉरी जो आपके बहुत ही पिछड़े हुए वर्ग होते हैं, पुअरेस्ट सेक्शंस होते हैं, जिनको और कहीं से लोन नहीं मिल सकता, ठीक है, उनको बेसिकली कैसे ग्रामीण बैंक जो बांग्लादेश में एक नया कॉन्सेप्ट आया था, वहां से लोन मिलना चालू हुआ। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने इतना डिटेल में क्यों पढ़ाया है, देखो एमसीक्यूज के थ्रू मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट्स पूरे पूरे एकदम बोलते हैं ना डीप में नहीं समझा सकती थी। अब चूंकि मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब आपके एमसीक्यूज आप देखोगे कि आप एकदम रॉक करने वाले हो। ठीक है, और इसकी भी समरी बहुत ही छोटी है, ज्यादा इससे कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन आप ऊपर ऊपर से इसको कॉन्सेप्ट देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है आपके एमसीक्यूज। ठीक है, और कोशिश करना कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें से आपको एमसीक्यूज समझ में आ जाए। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे पूछ रहा है कि भैया डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है। ठीक है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया ही था, याद आया। आपको चावल चाहिए, सामने वाले को कपड़े सिलाई करके चाहिए, जो आपको चाहिए सामने वाले को भी कुछ और चाहिए होना चाहिए आपसे, तभी उसको हम बोलते हैं दोहरा संयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब दो पार्टीज जो है वो कोई ऐसी कमोडिटी या तो खरीद रही है या बेच रही है जो आप देखोगे एक दूसरे को चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे तो चावल चाहिए लेकिन मैं तो कपड़े बनाने का काम करती हूँ, मैं टेलर हूँ और मेरे को लेकिन चावल चाहिए, लेकिन सामने वाले को कपड़े चाहिए ही नहीं। तो इस केस में आप देखोगे ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, जहां पे दोनों पार्टी अग्री कर रही है भैया एक दूसरे के पक्ष में है सामान बेचने और खरीदने के लिए। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या होता है और उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स लगता है या नहीं लगता है। देखो, एक तो होता है कि मेरे को चावल चाहिए और सामने वाले को कपड़े सिल के चाहिए। ठीक है, तो ये होता है दोहरा संयोग, तो ये तो सही है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, देखो एक होता है कि मुझे चावल चाहिए, मैंने सामने वाले को पैसे दे दिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया जिसको हम बोलते हैं कि आपने पैसे दे दिए, मनी दे दिया। एक आपके पास आपने पैसे नहीं दिए, आपने सामने वाले से चावल लिए, लेकिन उसके बदले में आपने उसके कपड़े सिल के दे दिए। ठीक है, इसमें आपकी कोई पैसे का उपयोग नहीं आया। ठीक है, आपने सीधा एक सामान दिया और दूसरा सामान लिया। ठीक है, मतलब आपने जो इसमें गुड्स थे, ठीक है, जो आपकी वस्तुएं थी वो एक्सचेंज हो गई। ठीक है, विदाउट यूज ऑफ मनी। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ऐसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, दो लोग आपस में सामान एक्सचेंज कर लेते हैं जो उनको चाहिए, और इसमें पैसे का कोई योग नहीं आता। 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए के कोई नोट की यहाँ पे वो नहीं है, यूज नहीं है, आवश्यकता नहीं है। एक ने सामान दिया, दूसरे ने सामान बेचा, इसने सामान दिया और इसने सामान लिया। ठीक है, तो इसमें भी क्या लगता है आपका, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। भाई मेरे साथ कोई एक्सचेंज करेगा क्या जब मुझे चावल चाहिए ही नहीं, तो वो मेरे साथ सामने वाला एक्सचेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। मैं किसी के साथ एक्सचेंज करूंगी क्या, जब वो चावल ही बेचता है और मुझे चावल चाहिए ही नहीं, मेरे पास चावल है, ठीक है, मुझे गेहूं चाहिए, तो मैं चावल खरीदने वाले के पास बार्टर सिस्टम करने जाऊंगी क्या, नहीं। तो बार्टर सिस्टम भी किस पे चलता है, आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स यानी दोहरे संयोग के ऊपर चलता है। और इसमें ये और बार्टर सिस्टम में क्या होता है, आप बिना पैसे के सामान का आदान प्रदान करते हो। तो आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि कैसे मनी जो होता है, ठीक है, आपकी जो मुद्रा होती है वो बेसिकली विनिमय का एक माध्यम होती है, वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है। बिल्कुल सही है भाई, मुझे एक चावल खरीदने हैं तो मैं चावल खरीदने के लिए उसको पैसे देने गई, तो ये एक एक्सचेंज का तरीका हो गया ना। भाई मैंने चावल खरीदे और इमीडिएटली उसको पैसे दे दिए। ठीक है, अब यही चीज वो उसका तर्क बता रहा है कि भैया जब आप शूज खरीदते हो, आप शॉपकीपर को पैसे देते हो और उसके बदले में वो आपको जूते देता है। तो यही तो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप कोई सामान खरीदने गए, उसके बदले में आपने पैसे दिए और अपना सामान वापस ले आए। तो यही तो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम, विनिमय का माध्यम। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट है और दूसरा वाला जो है वो पहले वाले का तर्क या कारण भी है। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है,
फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि भैया कौन सी संगठन है जो हमारे यहाँ पे मुद्रा जारी करती है। तो ये तो मैंने आपको बार बार बताया था कि हमारे यहाँ पे मुद्रा पे किसका साइन होता है, 10 रुपए का नोट दिखाया था ना, जिसमें लिखा होता है कि अगर मेरे पास लेके आओगे तो मैं आपको 10 रुपए वापस करूंगा ही करूंगा। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी संगठन है, वो है आपकी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, याद रखना, कभी मत भूलना, हमारे यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक जो इंडियन सेंट्रल बैंक होती है ना, जो बैंकों की भी बैंक है, जो बैंकों के भी माताजी पिताजी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वो बेसिकली हमारे यहाँ पे मुद्रा नोट जारी करती है। तो बी हो गया इसका आंसर। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ पे इंडिया में, आप अगर किसी को पेमेंट करना है, आपको चावल के 10 रुपए पे करने हैं, तो वो आपसे रुपए में पैसे लेने से इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। तो क्या आप उसको जाके डॉलर दोगे, यूरो दोगे, उसमें मना कर सकता है वो कि मैं डॉलर नहीं लूंगा, मैं, आप उसको यूरो देने गए, मैं यूरो नहीं लूंगा। डॉलर क्या है, यूएस की करेंसी है, यूरो क्या है, यूरो जोन की करेंसी है ना। तो जापान का क्या होता है, येन होता है, कि भाई आपने बोला नहीं नहीं मैं तो अभी जापान घूम के आया हूँ, मेरे पास तो येन ही है। आप सब्जी लेने गए सब्जी मंडी में, आपने वो क्या बोलते हैं उसको, ककड़ी ले ली, और आपने बोला भाई मेरे पास है ना 25 रुपए तो नहीं है, आप ये येन ले लो, ठीक है, आप ये डॉलर ले लो। तो सामने वाला बंदा डॉलर लेने से मना कर सकता है, लेकिन अगर आपने उसको 20 रुपए का नोट और 5 रुपए का सिक्का दिया तो वो लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि लीगली हमारे यहाँ जो पैसा है उसको लीगल सैंक्शन मिला हुआ है। ठीक है, लीगली उसको एक मीडियम ऑफ पेमेंट, एक भुगतान का माध्यम बनाया हुआ है। तो सामने वाला वो पैसे लेने से, वो ये नहीं बोल रही मैं कि 25 रुपए और 30 रुपए में झगड़ा कर रहे हो तो वो मना कर रहा है कि नहीं साहब मैं तो 30 लूंगा, आप 25 पे अड़े हुए हो, वो नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि आपका जो माध्यम है पेमेंट करने का, वो चाहे नोट हो, करेंसी हो, चाहे सिक्का हो, वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि लीगली आरबीआई ने बोला है कि भैया ये माध्यम रहेगा हमारे भुगतान का इंडिया में। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। एक तो हमारे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो भुगतान के लिए पैसे के, आप देखोगे आदान प्रदान के लिए पैसे, जो अपन मनी होता है, जो हमारे यहाँ पे करेंसी है, उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लीगली आप देखोगे सैंक्शन दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बोल रहा है कि भैया कौन से स्वरूप में लोग जनरली पैसा रखते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि भाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या थे। एक तो था कि आपके पास कैश के फॉर्म में है, या तो आपकी जेब में है, या आपके वॉलेट में है, या इधर उधर आपके डब्बों में छुपाया हुआ है, मम्मी के किचन के डब्बों में। ठीक है, तो एक तो वो हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका बैंक डिपॉजिट, जो आप बैंक में जमा करते हो। अब चाहे वो एफडी के फॉर्म में करो, चाहे आप आरडी के फॉर्म में करो, चाहे आप सेविंग अकाउंट्स में करो, चाहे आप चालू खाते में करो, लेकिन जो पैसा आपके बैंकों में भी है, ठीक है, जो डिपॉजिट है, क्योंकि आप वो कभी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे वो दोनों ही फॉर्म्स हैं आपके मनी के, वो दोनों ही आपके पैसे के अलग अलग रूप है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी ए एंड बी। ठीक है, फिर देखोगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि भैया ऐसे, मैंने आपको डिपॉजिट बताए थे, मैंने आपको बताया था कि जमा दो तरीके का होता है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, जिसको हम लोग मांग जमा बोलते हैं, और एक होता है आपका टाइम डिपॉजिट, जिसको हम समय जमा बोलते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट में भी मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक है आपका सेविंग बचत खाता, और एक मैंने आपको बताया था करंट यानी चालू खाता। वैसे आपका जो टाइम डिपॉजिट है, समय जमा है, उसमें भी मैंने आपको दो बताए थे, एक था आपका फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, और एक था आपका आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो अभी आपसे पूछ रहा है कि भैया कौन सा वो जमा होता है जिसमें आप जब चाहे पैसा डाल सकते हो और जब चाहे बेसिकली उस पैसे को निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई समय सीमा की अवधि नहीं है, आप जब चाहे पैसा डालो, जब चाहे पैसा निकालो। तो समय सीमा लगती तो ये टाइम डिपॉजिट आता। तो अगर ये नहीं है तो क्या बचा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमा। जब चाहे पैसे डालो, जब चाहे निकालो। सैलरी आ गई, सेविंग अकाउंट में डाल दो, फिर जब कुछ पैसे खर्च करने हैं, दोस्तों को पार्टी देनी है, तो सेविंग अकाउंट से, एटीएम से पैसे निकाल लो। बैंक आपसे ये थोड़ी बोल रही कि मैं नहीं दूंगी आज, भाई आपका बचत खाता है, जब चाहे निकालो। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो ये बोल रहा है कि बैंक जो होता है वो थोड़ा पैसा हमेशा अपने पास कैश में रखती है। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि थोड़ा ही पैसा क्यों रखती है, सारा पैसा क्यों नहीं रखती, क्योंकि एक दिन में बैंक के पास ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग अपना पैसा निकालने आ जाएंगे, कुछ ही लोग आएंगे, और कुछ लोगों के लिए उतना कैश काफी है। देखो ये बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली होता क्या है, बैंक के पास पैसा आ कहाँ से रहा है, बैंक के पास खुद का कोई पैसा नहीं है।
श्याम, घनश्याम, तिवारी, सुरेश, सुधा, महेश, सुप्रिया, हम सब अलग अलग टाइम पे बैंकों के पास, किसी ने एफडी बनाई, किसी ने आरडी बनाई, किसी ने करंट अकाउंट बनाया, किसी ने सेविंग अकाउंट बनाया। इसने 10 लाख रुपए जमा करे, किसी ने 1,000 रुपए जमा करे, किसी ने 5,000 रुपए जमा करे, किसी ने 500 जमा करे। ऐसे कर करके आप देखोगे बैंक के पास पैसे आते हैं। ठीक है, इसी पैसे में से बैंक आगे क्या करती है, लोन बांटती है, उधारी बांटती है, ऋण बांटती है। ठीक है, अडानी जी को दिया, अंबानी जी को दिया, एक गांव में बैठे किसी फार्मर को दिया, ठीक है, किसी छोटे उद्योग को दिया, आगे लोन बांट दिया, ऋण बांट दिया। ठीक है, अब आप सब सपोज करो कि बैंक के पास टोटल इन सब ने मिलके 10 लाख रुपए जमा करे थे। कितने? 10 लाख रुपए। ठीक है, तो बैंक आगे इस पूरे 10 लाख रुपए का लोन नहीं बांटती है। बैंक आगे क्या करती है, हो सकता है सिर्फ 9 लाख रुपए का लोन बांटे या 9.5 लाख रुपए का लोन बांटती है, 50,000 रुपए अपने पास रखती है। ठीक है, तो आप ही बोलोगे कि मैम सिर्फ 50,000 रुपए क्यों रखती है, तो बहुत छोटा अमाउंट है। भाई 10 लाख रुपए मिले थे उसको, 10 लाख में से उसने 9.5 लाख का ऋण बांट दिया आगे, और सिर्फ 50,000 रुपए ही उसने अपने पास रखे। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि देखो, कई लोगों ने एफडी कराई है, तो वो तो 3 साल 2 साल ऐसे फिक्स हो रखी है। कई लोगों ने आरडी कराई है, वो भी आपको पता है समय सीमा पे चलती है, 1 साल 2 साल 3 साल। कईयों के बचत खाते हैं, कईयों के सेविंग खाते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या कि सारे की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे लोग एक साथ एक ही समय पे बैंक पे आएंगे और बोलेंगे हमें अपना पैसा वापस चाहिए? ठीक है, ऐसी होने की संभावना बहुत कम होती है। तो बैंक क्या करती है, ये सोचते हुए कि भैया ऑन एन एवरेज डेली पे उसके पास कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग उसके एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, बस उतना ही पैसा आप देखोगे वो कैश के फॉर्म में अपने पास रखते हैं, बाकी सारा पैसा वो आगे लोन में बांट देते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए आप देखोगे दोनों स्टेटमेंट्स राइट है और ए इसका आंसर है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये बोल रहे हैं कि भैया बैंक जो होता है वो उसके पास जितना पैसा आया ये जमा का, अलग अलग तरीके के डिपॉजिट्स का, वो बेसिकली क्या करती है उसका? मैंने अभी तो बताया, बैंक के पास जितना भी जमा आया उसमें से कुछ पैसा वो अपने पास रखेगी, बाकी सारा आगे क्या कर रही है, लोन्स के फॉर्म में बांट रही है। भाई यहाँ से वो डिपॉजिटर्स को किसी को 7%, किसी को 6%, किसी को 4% ब्याज दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे लोन्स में 10%, 9%, 8% चार्ज कर रही है। तो तभी तो आप देखोगे उसकी नैया चलेगी, यहाँ लोगों को पैसा देती रहेगी, ठीक है, जमा करने के लिए, जब तक आगे वो पैसा बांटेगी नहीं ज्यादा ब्याज दर पे, तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, बैंक ही डूब जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे बैंक क्या करती है, जितना पैसा उसको मिलता है उसमें सबसे ज्यादा क्या करती है, उसका लोन्स के फॉर्म में आगे देती है। ठीक है, समझ में आया? तो आंसर हो जाएगा बी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो ये बोल रहे हैं कि भैया बैंक्स जो होती है वो एक तरीके का मीडिएटर है, बीच के बिचौलिए नहीं होते हैं। ठीक है, जिनके पास ज्यादा पैसा है उनके उनके बीच में, और जिनको पैसे की जरूरत है उनके बीच में। भाई यही तो बैंक का काम था, जिनके पास पैसा है और जिनको पैसे की जरूरत है उनके बीच में वो बीच के बिचौलिया का काम करती है। तो स्टेटमेंट 1 तो राइट है। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं कि बैंक जो होते हैं वो जो आगे लोन बांट रहे हैं वो उस पर ज्यादा ब्याज दर चार्ज करते हैं उससे जितना वो डिपॉजिटर्स को देते हैं। बिल्कुल सही है, तभी तो बैंक कमाएगा, नहीं तो बैंक ही डूब जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। आपके दोनों स्टेटमेंट्स राइट हैं। समझ में आया? फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि भैया फार्मर्स जो होते हैं जनरली, अगर उनको कृषक को लोन चाहिए होता है, उधारी चाहिए होती है, तो वो कब लेंगे? वो मोस्टली आप देखोगे कि जब वो एक नई फसल उगाने वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए उनको बीज खरीदने होते हैं, उनको आप देखोगे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, आपको उर्वरक खरीदने होते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, बहुत सारी चीजें खरीदनी होती हैं। ठीक है, ताकि आपकी फसल अच्छे से उग जाए। तो उस समय फसल उगाने से पहले आप देखोगे उनको लोन की जरूरत होती है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए ये सारी चीजें खरीदने के लिए। ठीक है, समझ में आया? और जैसे आप देखोगे उनकी फसल तैयार हो जाएगी, उसको काटेंगे, उसको मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, हार्वेस्ट कर देंगे, उसको मार्केट में बेच देंगे, उसके बाद उनके पास पैसा आ जाएगा और उस पैसे से वो उन्होंने जो भी उधारी ली है वो चुका देंगे। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि भैया कृषक लोग जो है वो बेसिकली जब सीजन चालू होता है उसके पहले लोन लेते हैं, और जैसे ही वो सीजन खत्म हो जाएगा, उनकी फसल कट के मार्केट में बिक जाएगी, उसके बाद वो पैसा लौटा देंगे। ठीक है, और इस पूरी प्रतिक्रिया में क्या होता है, उनको 3 से 4 महीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि 3 से 4 महीने में आपकी फसल बनके तैयार होती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आप देखोगे दोनों स्टेटमेंट राइट है यहाँ पे, और जो ए है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट जो है वो पहले वाले का तर्क भी है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पे वो बोल रहा है कि भैया कौन सी ऐसी एक संपत्ति होती है जो बोरोवर है, जो बेसिकली ऋण ले रहा है, उसके पास होती है, लेकिन वो इसको एक गारंटी की तरह यूज करता है लोन लेने के लिए। ठीक है, तो मैंने अभी तो बताया था भाई,
आप सपोज करो आपका नाम है सुधा, ठीक है। आप बैंक के पास गई और आपने बोला कि मुझे लोन चाहिए, समझ में आया। बैंक बोलेगा भाई मैं आपको लोन दे देता, लेकिन क्या गारंटी है कि कल कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाए, कल कोई आप देखोगे कोरोना जैसे महामारी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और आप ये लोन चुकाने में असक्षम हो, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। भाई आप जब मुझे लोन नहीं चुकाओगे तो मैं आगे अपने डिपॉजिटर्स को पैसा कैसे दूंगा, अल्टीमेटली तो मैंने उनसे पैसा लिया है ना। तो इस चीज को ऐसी प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, बैंक क्या करती है, जब आप लोन मांगने जाते हो उसके बदले आपसे मांगती है कोलैटरल, एक गारंटी, ठीक है। एक गारंटी मांगती है, वो बेसिकली ये बोलती है कि आप कोई ऐसी संपत्ति, ठीक है, अब संपत्ति हो सकता है आपका घर हो, आपकी कोई खाली पड़ी जमीन हो, आपका हो सकता है कोई स्कूटर, ऐसे कोई व्हीकल कार वगैरह हो, ठीक है, या फिर आपके पास बैंक में कोई पैसे जमा हो, डिपॉजिट्स हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास कोई भी ऐसी संपत्ति हो जिसको आप बेसिकली बैंक को गारंटी, गिरवी, कोलैटरल कुछ भी रख दो कि कल को सपोज करो आपने 10,000 रुपए का लोन लिया था, आप किसी कारणवश वो 10,000 रुपए का लोन नहीं चुका पाए, तो बैंक क्या करेगा, क्योंकि गारंटी जो होती है वो उतनी ही पैसों की होती है, अगर आपने लोन 10,000 का लिया है तो 10,000 रुपए की ही गारंटी होगी। फिर आप बेसिकली ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपए के लिए अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को गारंटी बनाओगे, नहीं, 10,000 रुपए के लिए 10,000 रुपए की ही गारंटी बनती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपना कोई पुराना स्कूटर है जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए है, आपने वो गारंटी के फॉर्म में दिया है, तो कल को अगर आप वो नहीं चुका पाए तो बैंक वो स्कूटर ले जाएगी, मार्केट में बेचेगी और अपना 10,000 रुपए निकाल लेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, कोलैटरल, या फिर हाँ ये रहा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। इसको हम लोग कोलैटरल या फिर आमतौर पे हम इसको बोलते हैं गारंटी, कि भैया मैंने बैंक को गारंटी दी है इस जमीन की, मैंने बैंक को गारंटी दी है अपने घर की, ठीक है, कि कल को अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो बैंक मेरा घर बेच सकती है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भैया कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप कोलैटरल के फॉर्म में, ठीक है, यूज कर सकते हो। तो भैया किसको यूज कर सकते हो, अभी तो बताया, कोई स्कूटर हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई आपकी खाली पड़ी जमीन हो सकती है, लेकिन गुडविल, आपकी सद्भावना हो सकती है क्या, इस पे क्या वैल्यू लगाओगे। मेरे पापा की क्या गुडविल है, इसकी वैल्यू मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, बैंक के लिए अलग है, किसी और के लिए हो सकता है कुछ भी ना हो, समझ रहे हो आप। अडानी जी की क्या गुडविल है मार्केट में, वो कैसे पता लगाओगे। भाई अगर उनकी मम्मी से पूछोगे तो उनकी वैल्यू है ही नहीं, मतलब वो तो प्राइसलेस है, समझ में आ रहा है आपको। तो गुडविल की कोई आप देखोगे वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, समझ में आ रहा है। तो गुडविल को आप कोलैटरल के फॉर्म में यूज नहीं करते, जनरली जो आपकी संपत्ति होती है ना, जिसको आप ओन करते हो, जो पैसे में खरीद के लाए हो, उन संपत्तियों को आप कोलैटरल बनाते हो, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे ये बोल रहा है कि भैया आपने किसी से लोन लिया, ठीक है, आपने किसी से ऋण लिया, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट लिया, ठीक है। तो आप उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो उन टर्म्स में क्या चीज नहीं होती है, ठीक है, क्या चीज उस टर्म्स का हिस्सा नहीं बनती है। भाई आप किसी से लोन लोगे तो ब्याज दर तो डिसाइड करोगी ना, या ऐसे लोन उठा के ले आओगे हैं, फिर वो अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, अरे लुट जाओगे, ऐसा मत करना, ठीक है। ये चीजें पहले ही डिसाइड होती है कि भैया मैं इतनी ब्याज दर चार्ज करूंगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट इसका हिस्सा होती है, तो ये इसका आंसर नहीं है। फिर आता है आपका कोलैटरल, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि लोन दोगे उसके बदले में कोलैटरल मांगते ही मांगते हैं, तो कोलैटरल भी आपके टर्म्स का हिस्सा होती है। फिर आता है मोड ऑफ रीपेमेंट, कि भैया आप चुकाने का तरीका क्या रहेगा, मंथली रहेगा, क्वार्टरली रहेगा, साल भर में ईयरली रहेगा, तो ये भी चीज डिसाइड होती है कि भाई पैसा आप कब कब लौटाओगे। लेकिन मुझे बताओ, लोन देते वक्त आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आप ये लिखते हो क्या कि भाई ये कौन सी कास्ट का है, नहीं, उसकी जाति क्या है, नहीं, क्योंकि उससे मतलब नहीं होता। आपको इन तीनों चीजों से मतलब है, क्या वो पैसा लौटाएगा, कितने समय पे लौटाएगा, क्या ब्याज दर आपको दे रहा है, क्या उसने कोलैटरल रखा है, ठीक है, ये सारी चीजों से फर्क पड़ता है। तो डी आप देखोगे इसका हिस्सा नहीं होता। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये बोल रहे हैं कि भैया बैंक्स जो हैं वो ओनली सोर्स है हमारे ऋण का ग्रामीण इलाकों में। अगर ये स्टेटमेंट में ओनली नहीं होता तो बैंक्स आर द सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में बैंकों के माध्यम से ऋण लोगों को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या बैंकों के ही माध्यम से लोगों को ऋण मिलता है, नहीं। तो ये स्टेटमेंट ओनली की वजह से आप देखोगे गलत हो गया। मैंने बताया था ना, ये ओनली शब्द जो होता है कई बार गलत स्टेटमेंट को बिल्कुल सही और बिल्कुल सही स्टेटमेंट को एकदम गलत कर देता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। फिर हम चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ, जो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो आपकी सहकारी समितियां होती हैं उसके बारे में, कि भैया सहकारी समितियां जो होती हैं वो ग्रामीण इलाकों में बेसिकली आपका जो वहनीय ऋण होता है उसको उपलब्ध कराने में हेल्प करती है, बिल्कुल सही है। बैंक आपको पैसा दे नहीं रही है, मनी लेंडर्स जो होते हैं आपके रिलेटिव जो है वो आपसे एक
हम बोलते हैं ना अर्जी फर्जी सी इंटरेस्ट रेट ब्याज दर मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सहकारी समितियां होती हैं इनसे आप सही दामों में अफोर्डेबल लोन, एक अफोर्डेबल क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका राइट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भैया कौन सा फॉलो इनमें से कौन से आप देखोगे एक फॉर्मल सेक्टर के अंदर, औपचारिक क्षेत्र के अंदर ऋण देने में काउंट नहीं होते हैं। वापस से देख लो, क्वेश्चन नॉट है, ठीक है। मैंने याद है आपको बताया था कि क्रेडिट के दो तरीके होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल में क्या था, जिसपे आरबीआई के कुछ नियम कानून, जिसमें सरकार के कुछ नियम कानून लागू होते हैं, उन पे नजर रखी जाती है, वो गलत काम नहीं कर सकते, वो ब्याज दर भी आपसे उतना ही चार्ज करते हैं जितना आप मतलब दे पाओ, ठीक है। तो बैंक्स हो गई, आपकी सहकारी समितियां हो गई, आपके ये सूक्ष्म वित्त संस्थान होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम क्लास 11 में जब हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे उस चीज को इतना एड्रेस करते नहीं है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये आपके फॉर्मल सेक्टर का औपचारिक क्षेत्र का हिस्सा होती है। लेकिन ये जो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स, इन सब से जो पैसे लेते हो ना, ये आपके औपचारिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भैया कौन सी ऐसी एजेंसी है जो ये अपने फॉर्मल सेक्टर होते हैं ना, या अपना जो औपचारिक क्षेत्र है उसमें जो लोन बांटा जा रहा है, उसमें जो ऋण बांटा जा रहा है, उनके कामकाज के ऊपर निगरानी रखती है, थर्ड आई बना के रखती है। कौन थी वो? आरबीआई। बताया तो था, पूरा हमारे यहाँ पे मनी, क्रेडिट, ये सारी चीजों को संभालने का काम किसके पास है? आरबीआई के पास है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ओके। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भैया कौन सी ऐसी एजेंसी है जो अपने अनौपचारिक क्षेत्र में जो अपनी गतिविधि हो रही है, लैंडिंग हो रही है, जो लोन बांटे जा रहे हैं, उन पे नजर रख के है। हाँ बोलोगे मैम, आपने तो हमें अभी बताया कि आपके यहाँ पे निगरानी का काम तो सिर्फ औपचारिक क्षेत्र में होता है, अनौपचारिक क्षेत्र में कोई निगरानी नहीं होती, इसलिए वहां मन मर्जी चलती है, और इसलिए वहां देखोगे कि लोग जो होते हैं वो डेट चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे तो कोई निगरानी है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीधे सीधे डी, कि भैया कोई है ही नहीं, तो इसमें ना तो आरबीआई होगी, ना स्टेट गवर्नमेंट होगी, ना कोई सहकारी रजिस्टर होगा, इसमें कोई इन पे निगरानी नहीं रखता, इसलिए मन मर्जी जो चाहे वो करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो ये बोल रहा है कि भैया अगर आप औपचारिक क्षेत्रों से अनौपचारिक क्षेत्रों को कंपेयर करो, तो अनौपचारिक क्षेत्र जो होते हैं वहां पे जो आपका ऋण बांटा जाता है वो ज्यादा ब्याज दर पे बांटा जाता है। ये तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको अभी बताया। यही प्रॉब्लम होती है एक्चुअली अनौपचारिक क्षेत्रों की, मतलब जो ऋण आपको 12% पे मिलना चाहिए था, वो अनौपचारिक क्षेत्र में हो सकता है आपको 25% पे मिले, ठीक है। ये हो गया। अब ये रीजन इसका क्या दे रहा है कि भैया जो आपका अनौपचारिक साख होता है, वो उसको कोई रेगुलेट करने वाला कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई संगठन नहीं है, तो वो जो चाहे मन मर्जी चार्ज करते हैं, और बिल्कुल करेक्ट है ना, तभी तो आपसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, कम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मैं उम्मीद कर रही हूँ जो हमने इतना चैप्टर पढ़ा डीपली, शुरू शुरू में एक बार ऊपर ऊपर से समझा कॉन्सेप्ट, उससे आप एमसीक्यूज बहुत ढंग से कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, एमसीक्यूज के अगर थ्रू में पढ़ाऊंगी ना, तो वो थोड़ा सा कटा कटा हो जाएगा, फिर आपके कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर आप देखोगे आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये बोल रहा है कि भैया कौन से ऐसे सरकार ने स्टेप्स लिए हैं, कौन से ऐसे काम किए हैं, कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो ब्याज दरें होती हैं, जो अपनी ऋण बांटने की जो उनकी कॉस्टिंग है, उसको कम कर सके ग्रामीण इलाकों में। मैंने बताया ना, ग्रामीण इलाकों में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि क्योंकि एक तो बैंकें वगैरह कम होती हैं, ठीक है, दूसरा अगर बैंक है भी तो वो फार्मर्स को, छोटे छोटे लोगों को लोन्स नहीं बांटती क्योंकि उनको गारंटी नहीं मिलती, कोलैटरल नहीं मिलता, ठीक है। तीसरी चीज, फिर आप देखोगे कि या अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे सहकारी समिति और ये सब इतनी ज्यादा ग्रामीण बैंक वगैरह भी बनी नहीं है, ठीक है, वो आ ही रही हैं। तो ऑब्वियसली इससे क्या होता है कि फिर ना चाहते हुए भी लोगों को अनौपचारिक क्षेत्रों से लोन उठाना पड़ता है। तो अब मुझे बताओ कि सरकार क्या करेगी? सरकार चाहेगी कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा बैंकें खुल जाएं। अगर बैंक नहीं खुल रही तो बैंकों की ब्रांचेस खोल दो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऋण मिल सके। फिर इसके अलावा सहकारी समितियां, ग्रामीण बैंक, इन सबको खोलने की कोशिश करेगी। फिर तीसरा, कोशिश करेगी कि भैया ऐसा नहीं हो कि बैंकों की ब्रांच खोल के बैठे और लोग वहां बैठ के मूंगफलियां खा रहे हैं, ठीक है, वहां से एक्चुअली लोगों को लोन मिले। कोशिश की जाएगी कि हर सेक्शन जो होता है सोसाइटी का, चाहे वो एक उद्योग, छोटा उद्योग चलाने वाला हो, चाहे वो एक कृषक हो, चाहे वो आप देखोगे किसी के खेत में काम करने वाली लेबर हो, आप चाहोगे कि हर किसी सेक्शन को बैंक से लोन दिया जाए। तो ऐसे ही तो आप देखोगे, आप ग्रामीण इलाकों में लोन बांटोगे और तभी तो आप देखोगे कि
क्योंकि अगर आपका लोन औपचारिक क्षेत्रों से आएगा तो उसकी कॉस्टिंग ऑलरेडी कम हो जाएगी। अगर वही लोन आप अनौपचारिक क्षेत्रों से लेते, इनफॉर्मल सेक्टर से लेते, तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती। तो अगर आपको ग्रामीण इलाकों में कॉस्टिंग कम करनी है लोन्स की, तो कैसे करोगे भाई? आप एक सेठ को जाके तो नहीं बोल सकते, सरकार उस पर जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती कि आप 25% नहीं चार्ज कर सकते, नहीं। वो इनफैक्ट क्या करेगी, ये जो औपचारिक क्षेत्र है ना, औपचारिक क्षेत्र से जो लोन मिलता है उसको बेसिकली ग्रामीण इलाकों में फैलाने की कोशिश करेगी, ठीक है, ताकि लोगों तक सस्ते दामों में लोन पहुंच सके। तो सारे ही तरीके हैं, ऑल ऑफ दी अबव इज द आंसर, जिसके थ्रू आप देखोगे सरकार कॉस्ट जो होती है अपने ऋण बांटने की वो कम करती है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात कर रहा है स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया ना सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या था, लास्ट में बताया ना 15-20 लोग। आपको अगर नहीं याद आए ना कभी सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो अपनी गली याद कर लेना, अपना नेबरहुड याद कर लेना, और आप सोचना कि आप जैसे 15-20 लोग जो एक ही गली में रहते हैं वो साथ में आ गए, ठीक है। अब हर महीने आप मीटिंग करते हो, हर हफ्ते मीटिंग करते हो, और हर हफ्ते मीटिंग में कोई व्यक्ति 100 रुपए, कोई व्यक्ति 200 रुपए ऐसे करके जमा करा के जाता है। आपने अपने स्वयं सहायता समूह का नाम दिया है बीटीएस ग्रुप। तो इस बीटीएस ग्रुप में सपोज करो सुधा है, रमेश है, महेश है, ठीक है, तिरुपति है। तो सुधा ने 100 रुपए जमा करे इस हफ्ते, रमेश ने 50 रुपए करे, महेश ने 10 रुपए करे, और तिरुपति ने सपोज करो 200 करे। ये आपने पहले हफ्ते का लिखा, ठीक है। ऐसे दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते, ऐसे आप पैसे लिखते चले जाते हो, और बीटीएस ग्रुप का जो खाता है उसके अंदर इतने सारे पैसे जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। अब आपने ये खाता क्या है, बैंक के साथ खोल रखा है, तो बैंक में हर हफ्ते जाते हो, जितनी आपकी टोटल पैसा इकट्ठा होता है उसको बैंक में जाके जमा करा देते हो। अब सपोज करो 1 महीने बाद महेश आता है और बोलता है कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे 1000 रुपए का लोन चाहिए, 1000 रुपए का ऋण चाहिए, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है कि जो बीटीएस ग्रुप है वो क्या करेगा, या तो अपनी किटी में से पैसे दे देगा, या फिर अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो बैंक के पास जाएगा और बैंक से बेसिकली 1000 रुपए का लोन लेगा। अगर महेश बैंक के पास जाता अकेले 1000 रुपए का लोन लेने, तो बैंक मना कर देती, क्योंकि महेश की इतनी सेविंग्स है ही नहीं, ठीक है। महेश को पैसे नहीं मिलते और महेश ना ही कोलैटरल या कोई गारंटी दे पाता। लेकिन अब ये बैंक जो है वो बीटीएस ग्रुप को बेसिकली पैसे देगी, और बीटीएस ग्रुप आगे इसको महेश को दे देगा। अब बैंक बीटीएस ग्रुप को क्यों देगी, क्योंकि बैंक को पता है कि महेश लौटाए ना लौटाए, लेकिन ये ग्रुप मिलके मुझे पैसे जरूर लौटाएगा, ठीक है, क्योंकि उनको आगे काम करना है, इनको आगे जीवित रहना है। सिर्फ महेश की वजह से ग्रुप नहीं टूटेगा। और क्या गारंटी है कि महेश इस ग्रुप को पैसे देगा, क्योंकि इसके ऊपर इसी के नेबरहुड के लोग हैं। तो अगर ये पैसे कमाएगा तो भी नेबर को पता लग जाएगा, पैसे नहीं कमाएगा तो भी नेबर को पता लगेगा, तो चोरी नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? आसपास के लोगों का पीयर प्रेशर है तो वो बना रहेगा। इस चक्कर में आप देखोगे कि वो पैसे भी जमा कर लेगा, ठीक है। और ये जनरली आप देखोगे जो आपके स्वयं सहायता समूह होते हैं, ये आपके ग्रामीण इलाकों में काफी अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। वहां पर इनकी ज्यादा जरूरत भी होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा सी। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भैया स्वयं सहायता समूह में या एसएचजी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं कि भैया कितना बचत करना है, कितना आगे लोन बांटना है, ये कौन लेगा? कौन लेगा? महेश लेगा, सुधा लेगी, रमेश लेगी, सुप्रिया लेगी? नहीं, कोई भी इंडिविजुअल बंदा नहीं लेगा। ना ही कोई विलेज का सरपंच आके लेगा, ना ही कोई आरबीआई का व्यक्ति आएगा, ना ही कोई बैंक का व्यक्ति आएगा। ये लेंगे इसी समूह के सारे लोग, ग्रुप मेंबर्स। समूह के जो सदस्य हैं वो साथ में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में आप देखोगे डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि भैया क्या गारंटी है कि एसएचजी से जो पैसे लिए जाते हैं, जो आप देखोगे मेंबर्स एसएचजी से पैसे लेके आते हैं, वो उन पैसों पर डिफॉल्ट नहीं करेंगे। वो बेसिकली उस ऋण को पूरी तरीके से निष्ठा से चुकाने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि उन्होंने कोलैटरल लिया है? नहीं। महेश से कहाँ कोलैटरल लिया? मैंने ये बना के दिया आपको। मैंने आपको एक बार भी यहाँ पे कोलैटरल या गारंटी शब्द का नाम लिया? नहीं लिया। तो महेश से तो कोई कोलैटरल नहीं लिया, ठीक है। तो कोलैटरल तो नहीं है। क्या कोर्ट केस करना पड़ा? नहीं, ठीक है। क्या कोई लीगल अग्रीमेंट हुआ था कि हम महेश को इतना पैसा दे रहे हैं और महेश हमें आके इतना पैसा वापस देगा? नहीं। ये तो स्टैंप वगैरह बनवाने में पैसे चले जाते। ये है सिर्फ और सिर्फ सहकर्मियों का दबाव यानी पीयर प्रेशर। मैंने बताया ना, क्योंकि आप सेम नेबरहुड के हो, आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, तो आपके ऊपर वो हमेशा दबाव बना रहता है कि भैया मुझे मेरे लोगों से बना के रखनी है। ये पैसा तो क्या है, आज है कल नहीं है, आज आएगा कल चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने अपने आस पड़ोसी के लोगों से बिगाड़ ली तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा कल? मेरी बच्ची की शादी में कौन आएगा? समझ रहे हो? तो वो पीयर प्रेशर जो होता है उसी के थ्रू आप देखोगे एसएचजीज सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा लेक्चर था, आई थिंक 5-10 मिनट ऊपर हो गया। लेकिन ये चैप्टर्स जैसे जैसे आपकी कक्षा बढ़ रही है वैसे वैसे आप देखोगे आपके चैप्टर्स की लेंथ और आपके चैप्टर्स की थोड़ी सी जो कठिनाई का लेवल होता है वो बढ़ रहा है। इसलिए थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम लग रहा है। लेकिन फिर भी मैंने आपको जितना कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए था उतना मैंने आपको पूरा
बताने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर लिखिएगा। लेकिन आप ज़रूर बताइए भी कि अगर आपको और कोई एनसीईआरटीज़ या और कोई चैप्टर्स हैं या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिसको आपको स्पेसिफिकली वीडियो चाहिए, तो हम ज़रूर लेके आएँगे एंड फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।